तो हे गाइस, हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे प्यारे और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त वे में कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बेसिकली लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जो कि आपका है क्लास 7 हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर 5। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। बेसिकली बच्चों, मैं आपको बात बता दूं तो चैप्टर 4 में हमने देखा था कि किस प्रकार से इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट होती है। इसका नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ता है, ये जो बेसिकली पूरी प्रोसेस है, इंडिया में जो तुर्क लोग हैं वो आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, और बेसिकली इंडिया में ये एम्पायर क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हमने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। आज उसी स्टोरी को हम लोग आगे करने वाले हैं। जो चीज़ हमने जहाँ तक चैप्टर 4 में पढ़ करके एंड करा था, उसी चीज़ को चैप्टर 5 के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बच्चों होने वाला है वो खिलजी डायनेस्टी के बारे में होगा। अब आपके दिमाग में अचानक से नहीं खिलजी डायनेस्टी नहीं आ रही होगी, तुगलक डायनेस्टीज क्या है, बेसिकली ये सब नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों थोड़ी सी पीछे जाओ और इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर है, मैंने 1 और 2 पार्ट्स में बेसिकली कंप्लीट करा है, 3 पार्ट्स में बेसिकली कंप्लीट करा हुआ है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर के डिटेल्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देख सकते हो। उसके बाद चैप्टर 5 आपको समझ में आना ही आना है। फिर भी जो बच्चे न्यू हैं और इस चैप्टर को चूंकि आगे हमें कंटिन्यू करनी है, तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी पीछे की जो चीज़ें हैं वो रिकैप करवा देता हूँ। तो बच्चों देखो, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, और किस प्रकार से इंडिया में जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टमेंट होती है बेसिकली एक तरह से, है ना। सल्तनत इंडिया में किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत बेसिकली स्टार्ट होता है, और जो दिल्ली सल्तनत इसमें कौन कौन से डिनेस्टीज आते हैं, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डिनेस्टीज आते हैं, इसका नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ता है, इसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, इसमें आपको याद रखने की सबसे पहले जो है अपने दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट डिनेस्टी होता है वो आपका सलीब डिनेस्टी होता है, जिसे हम लोग मेमलुक डिनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है स्लेव के जस्ट बाद आपका खिलजी डायनेस्टी आता है। तो खिलजी डायनेस्टी और ये डायनेस्टी में यदि आपको कन्फ्यूजन है तो बच्चों को याद रखना कि मान लो दिल्ली सल्तनत है, यानी कि ये पूरा एम्पायर है, दिल्ली का एम्पायर है, दिल्ली से चल रही है, इंडिया को इंडिया ना कहकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जा रहा है। उसमें जो राजाओं की शासन आती, खानदान की पीढ़ी की शासन आती, उसमें पहला आता स्लेव डायनेस्टी होता है। स्लेव डायनेस्टी यानी कि मोहम्मद गौरी के जो स्लेव होते हैं उनके द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया रहता है। सेकेंड में आपका खिलजी डायनेस्टी आता है, और ये जो खिलजी के आने के बाद कई सालों से जो खिलजी के परिवार वाले होते हैं उनके जो वंशज होते हैं वही रूल करते हैं। खिलजी के जस्ट बाद चैप्टर 3 में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तुगलक के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपका खिलजी के बाद 3rd नंबर में जो डायनेस्टी दिल्ली में रूल करता है बच्चों, वो होता है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो TUGHLAQ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी याद रख सकते हो। और तुगलक डायनेस्टी के बाद बच्चों वहाँ पे 2 ठो बच जाता है आपका 4th एंड 5th, जो कि हमारा सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी होती है। तो यहाँ पे आप नंबर 4 में याद रखना बच्चों सैयद डायनेस्टी, इसका स्पेलिंग हो जाएगा SAYYD, ठीक है। ये हो गया आपका सैयद डायनेस्टी। और जो नंबर 5th बच्चों होती है ना, नंबर 5th में बच्चों आपका लोधी डायनेस्टी आता है। इसके समय पीरियड के बारे में बात करूँ, समय टाइम ड्यूरेशन के बारे में बच्चों बात करी जाए कि कब से कब तक ये बेसिकली इंडिया में रूल करता है, इंडिया में दिल्ली सल्तनत में बेसिकली कौन कब से कब तक रूल करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप याद रखना 1206 से लेकर के ये 1206, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लूँ, क्योंकि ये आपको मैं पूरी चैप्टर 3, 4 और 5 करना एक तरह से शॉर्ट में समरी जो है कि कब कब कौन कौन डायनेस्टीज आता है उसके बारे में मैं समरी बता दे रहा हूँ। तो आप इस चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न से बनती है। नंबर सेकेंड तुम्हारा जो डायनेस्टी है, यहाँ पे जो लिखना, ये 1290 से स्टार्ट होता है, 90 से ये स्टार्ट होता है, और 1290 से स्टार्ट होने के बाद ये 1320 AD तक चलता है, ठीक है। 13 से 1320 AD तक चलता है। नेक्स्ट आपका तुगलक डायनेस्टी होती है, जो कि 1320 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1320 से बेसिकली स्टार्ट हुआ, और 1320 से स्टार्ट होने के बाद 1412 तक बेसिकली चलता है। और सेकेंड लास्ट जो हमारा सैयद डायनेस्टी वो 1412 से बेसिकली स्टार्ट होता है, और ये जो बच्चों हैं आपका है सैयद डायनेस्टी, वो 1412 के बाद 1451 तक रूल करता है इंडिया में। दिल्ली सल्तनत बेसिकली ये 1451 तक रूल करती है। लास्ट जो डायनेस्टी बच्चों होती है वो 1451 से बेसिकली स्टार्ट होती है, और ये लगातार हमारा 1526 तक चलता है, जब तक इंडिया में मुगल्स लोग बेसिकली आ नहीं जाते हैं। तो ये एक मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है। चीज़ें और राइटिंग बहुत गड़बड़ है, बट उस पर आपको नहीं जानी, आप बस मेन कंटेंट देखो कि मैं आपको दे के आ रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पूरी चैप्टर्स को ना समराइज करके बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते, तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई कि दिल्ली सल्तनत बेसिकली 5 डायनेस्टीज रूल करते हैं। फर्स्ट हमारा
का स्लेव होता है, जो कि हमने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ने वाले खिलजी और तुगलक डिनेस्टी के बारे में, जहाँ पे हम लोग 1290 से लेकर के 1412 के बीच में इंडिया में कब कब क्या क्या होती है, कौन से राजा आते हैं जाते हैं, किसने किसने किस प्रकार की कार्य को करा है, इस बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ जो है बच्चों, इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग सेज डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। आई होप ये जो छोटी सी चीज़ है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा। हमने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में यहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से इंडिया में जो है वो ग्यासुद्दीन बलबन रूल कर रहा है। अभी ममलुक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है, अंतिम रूलर होता है, वो आपका ग्यासुद्दीन बलबन होता है। अब ग्यासुद्दीन बलबन जो है उसकी डेथ होती है और तब जाके खिलजी डायनेस्टी बेसिकली स्टार्ट होता है। पारो ये खिलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो आपका जलालुद्दीन खिलजी होता है, जो आपको नाम याद रखनी है। फिर आप बोलोगे सर ये खिलजी डायनेस्टी कैसे है, कि जबकि अभी तो इंडिया में दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का रूल हो रहा था। तो बच्चों तो स्लेव डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर होता है, लास्ट रूलर होता है, वो इतना कैपेबल नहीं था। इस वजह से उसे मार दी जाती है और उसको कैप्चर कर लेता है, इसकी गद्दी को, इसके थ्रोन को बेसिकली दिल्ली से कैप्चर कर ली जाती है, जो कि आपका जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ही वॉज ए माइल्ड एंड पाइश पर्सन। He not only forgave all the rebellious nobles but also treated them well. खिलजी डायनेस्टी में जो जलालुद्दीन खिलजी है बच्चों, इसके बारे में आप याद रख सकते हो कि he was a mild and pious person. Mild and pious person का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, कट्टर है। वो इवन एक भी प्रेयर को, एक भी रिलीजियस फेस्टिवल को मिस नहीं करता है, और नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है ये। He not only forgave all the rebellious nobles but also treated them well। तो ये इतना ज़्यादा धार्मिक है कि जो उसको याद करो, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो ग्यासुद्दीन बलबन था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। वो बेसिकली कोर्ट में हंसी मजाक, हंसी ठिठोले बिल्कुल बंद करवा के रखा था। और इसके समय में, बलबन के समय बेसिकली नोबल्स की कुछ नहीं चलती थी। जो चालीसा थे, जो नोबल्स थे, जिनकी शिलाश्रेय या फिर बोलते वो सभी रिलीजियस पर्सन जो नोबल्स में रहते थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग थे, उसको नोबल्स कहते थे, या फिर वो काफ़ी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग थे। तो ये उनकी ग्यासुद्दीन बलबन जरा से भी नहीं पूछता था, उनको भाव नहीं देता, बल्कि ये किंग था तो किंग अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन को लिया करता था। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो खिलजी डायनेस्टी है वो आने के बाद ही यहाँ पे सभी नोबल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगता है, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। दिस लीड टू द लॉलेसनेस एंड रिवॉल्ट। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड में काफ़ी नियम जो हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, सब जैसे तैसे होने लगता है और जहाँ तहाँ से रिवॉल्ट भी होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होती है, देखो सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो जलालुद्दीन खिलजी ने करा, और इसके बाद हमने देखा कैसे ये नोबल्स को सपोर्ट करता है। नोबल्स को सपोर्ट करने की वजह से जिसके किंगडम में जो लॉलेसनेस यानी जो नियम्स है उन सब की धज्जियाँ उड़ाई जाने लगी। सब लोग मौज मस्ती, अपने मन का शासन होने, लोगों एक दूसरे को पीटने मारने आने, लोग कानून की राज नहीं रह गई, रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया, और इसकी वजह से चारों तरफ जहाँ तहाँ से रिवॉल्ट्स होने लगा। इस चीज़ की वजह से इसकी जो एडवांटेज है वो जलालुद्दीन खिलजी का जो नेफ्यू होता है, भतीजा होता है, उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। आपने एक मूवी देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी जो अलाउद्दीन खिलजी पे बेस्ड है। आपने एक फिल्म देखा होगा पद्मावत, नहीं देखा तो बच्चों जाके देख सकते हो। पद्मावत मूवी में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी जो लिविंग स्टाइल है बेसिकली इसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे जो अलाउद्दीन है बहुत प्रिकेसली मर्डर्ड कर देता है, किसके, तो ये अपने अंकल की, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इसकी बिहेवियर कैसे थी और इसके द्वारा क्या क्या बदलाव लाए जाते हैं, किंगडम पे कैसे रूल करी जाती है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो ओन ओवर द नोबल्स बाय ब्राइबिंग देम विथ रिच गिफ्ट्स। यहाँ पे देखो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे नोबल्स को बेसिकली हैंडल करने का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट था। हमने देखा कि बलबन के टाइम में जो नोबल्स को हैंडल करने का तरीका है बलबन का वो कुछ और था। फिर हमने जलालुद्दीन खिलजी को देखा, यहाँ पे इसकी जो तरीके हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो ये नोबल्स को कुछ अलग तरीके से ट्रीट करता है। ये क्या करता है, सभी नोबल्स को, जो पावरफुल लोग थे समाज में, सोसाइटी में, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग थे, उन सबको ये ब्राइब देता है। जितने भी रिलीजियस पर्सन थे उन सबको ये ब्राइब देता है और उसको अपने फेवर में कर लेता है। जलालुद्दीन सन्स एंड ग्रैंडसन्स वर आइदर ब्लाइंडेड और किल एंड ऑल ऑब्स्टिकल। देखो अभी यहाँ हमने देखा कि जो अलाउद्दीन है वो एक्चुअली में जलालुद्दीन का भतीजा है, मतलब नेफ्यू है। और एज पर द हमारा ओल्ड सिचुएशन जो है, ओल्ड सिनारियो जो होता है, तो होना क्या चाहिए था कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका बेटा होगा या फिर उसका जो पोता होगा राजा, उसे बनना चाहिए था। पर अलाउद्दीन खिलजी इतना होशियार निकलता है, इतना चालाक होता है, उतना चतुर होता है कि वो क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी के सभी पुत्रों की
और पुत्र का जो पुत्र होता है यानी कि जो ग्रैंडसन होता है उसे भी ये मौत के हवाले कर देता है। यानी कि या तो उसे ब्लाइंड कर दिया, देखो यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो ब्लाइंड कर दिया यानी कि आंखों में गर्म तेल गर्म रॉड डाल करके आंखों को खराब कर दिया, या फिर उसे मौत की घाट उतार दिया। तो जहां जहां से अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ये मुझे कर रह करके मेरे लेकर के कोई खतरा आ सकती है, तो उसे अपने रास्ते से इसे साफ कर दिया। अलाउद्दीन ने डिक्लेयर करा, अलाउद्दीन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान एंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है कि आई विल बी द किंग ऑफ द दिल्ली, आई एम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और इसके बाद इसने क्या करी, पूरी दिल्ली को असेंड करने के बाद कई सारे चेंजेस लेकर के आते हैं सोसाइटी में, कई सारे बदलाव लाता है और जो दिल्ली सल्तनत है इसके एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करता है। बच्चों ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इट इज सेड दैट ही टुक बैक द गिफ्ट he had given to the nobles who had betrayed Zalauddin and had all except 3 blinded and killed। देखो क्या कह रहा है, ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये जो अलाउद्दीन है वो क्या करता है, जितने सारे गिफ्ट्स उसने नोबल्स को दिया था अपने पाले में करने के लिए, उन सब से वो गिफ्ट्स वापस ले लेता है। 1316 तक इसलिए रूल करता है और ही वॉज ए ब्रिलियंट जनरल एंड रिसीव्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा तेज तरार, होशियार और कह सकते हो लंबा चौड़ा और ताकतवर भी था। ही ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेरिंग द होल वर्ल्ड। इसकी सोच है कि पूरी दुनिया को जीत ली जाए, इतने ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। He was the first Turkish Sultan to build an empire in India during the bondage of Delhi Sultanate extended beyond the Vindhyas up to the Deccan, and the Sultanate reached new height of the power and glory। बेसिकली आपको शॉर्ट में इतनी समझनी है कि अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में जो आपका दिल्ली सल्तनत तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता है और आसपास के कई सारे रूलर्स को ये मारता काटता पीटता है और अपने किंगडम को बेसिकली एक्सपेंड कर लेता है। अब हम लोग एक एक करके इनके कन्क्वेस्ट को देखने वाले कि किन के साथ इनका क्या युद्ध होता है और वो वॉर कहाँ होती है। तो पहला आप कन्क्वेस्ट में यहाँ पे देख सकते हो, जो गुजरात है वहाँ पे होती है और गुजरात में जो अलाउद्दीन है वो अपने सेंड करता है एन एक्सपीडिशंस टू गुजरात विच वाज कन्क्वेड एंड अनेक्स्ड। मलिक कफूर a slave was bought for 1000 dinars. He eventually rose to the position of a general in Alauddin's army। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो गुजरात है उसे कन्क्वेस्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को भेजता है। मलिक कफूर कौन है बच्चों, तो मलिक कफूर बेसिकली आपका इसका एक स्लेव है जिसे 1000 दिनार में इसने बेसिकली खरीदा था। तो 1000 रुपये में खरीदे गए व्यक्ति ने इसे गिफ्ट में गुजरात जीत के दिया। नेक्स्ट हम राजस्थान के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान को इसने कैसे विन करा, तो राजस्थान के बारे में बच्चों लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन फर्स्ट कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंबोर। देखो यहाँ राजपूतों की बहुत पैठ चलती है, यानी कि राजस्थान जो है राजपूतों का शासन हुआ करता था। तो सबसे पहले ये राजस्थान को कन्क्वेस्ट करने के लिए रणथंबोर पे चढ़ाई करता है। रणथंबोर एक कह सकते हो छोटे मोटे किंगडम्स हैं, कहाँ पे बच्चों, तो प्रेजेंट टाइम के राजस्थान में। वहाँ अटैक करता है और फिर ये जाता है चित्तौड़। आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, वहाँ पे आपको रानी पद्मावती के बारे में, जो कि चित्तौड़ की महारानी होती है, इसके बारे में दिखाया गया। आप उस मूवी को देखते हो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी जो बिहेवियर होती है, इसकी जो लुक्स होती है, इसकी जो हरकतें होती है अलाउद्दीन खिलजी की, कितना खूंखार होता है, कितना डेंजरस ये होता है, जरा सा भी दया भाव किसी के प्रति नहीं है, बिल्कुल पत्थर दिल वाला इंसान है। तो इसके बारे में आपको उस मूवी में अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, चित्तौड़ पे अटैक करता है और चित्तौड़ जो कि कैपिटल हुआ करता था मेवाड़ का, तो मेवाड़ एक अलग कह सकते हो आपका किंगडम था। द राजपूत फॉट ब्रेवली बट लॉस्ट द बैटल। राजपूत लोग यहाँ पे चाहे वो रणथंबोर हो या फिर चित्तौड़ हो, मेवाड़ हो, सब जगह बहुत ही ब्रेवली लड़ता है, बहुत बहादुरी से। लेकिन चूंकि जो राजपूत लोग थे ना वो वॉर लड़ते तो बिल्कुल एक जो लॉ ऑफ वॉर है उसके अकॉर्डिंग, बट अलाउद्दीन के लिए कोई वॉर का लॉ ही नहीं है, बस जीतनी है, चाहे जिस प्रकार से जीता जाए, जहाँ धोखा देना वहाँ धोखा। तो जिसको अपने पाले में करनी उसे अपने पाले में लो, चाहे टॉर्चर करनी तो टॉर्चर करो, हर एक तिगड़म लगानी है, बस किसी प्रकार से मारना है, जीतना है। पर यहाँ पे जो राजपूत रूलर हैं वो धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, लॉ ऑफ रूल की बात लॉ ऑफ वॉर के बारे में बात करते हैं कि धर्म नीति होनी चाहिए, नीति के अकॉर्डिंग वॉर लड़नी चाहिए, कि शाम हो जाएगा तो लड़ना नहीं है, सामने दुश्मन के हाथों में तलवार नहीं है तो उसे मारना नहीं, उसको हत्या नहीं करनी है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमेशा ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, दिल्ली सल्तनत के जो लोग हैं, वो अक्सर वॉर जो है वो धोखे से जीत जाते हैं और यहाँ पे राजपूत रूलर हार जाता है।
द वुमेन्स परफॉर्म्ड जौहर। ये बात देखो ना बच्चों, क्या है ये जौहर, जितनी भी वुमेन्स थी जीतने के बाद उसने जौहर परफॉर्म करा। जौहर बेसिकली क्या होती है, एक प्रक्रिया है जिसमें जब महिलाएं सिर्फ अकेली बच जाती हैं किसी किंगडम में, किसी राजमहल में, तो जब उन्हें पता चलता है कि हमारी सेना हार रही है, अब दुश्मन की सेना आके हम पे हमला करने वाली है, सभी औरतों की इज्जत लूटने वाली, उन सबको गुलाम बनाया जा सकता है, उन सब के साथ बैड ट्रीट किया जा सकता है, तो सभी महिलाएं अपने आप को आग के हवाले कर देती है, और इस घटना को बेसिकली जौहर कहते हैं। तो यहाँ पे राजपूत की जो रानियां होती है वो सब मिल के जौहर करता है। और ये जो चीज़ है आपको उस मूवी में, मैं आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट उस मूवी का दे दूंगा, यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो ये चीज़ होती है। This was followed by the capture of the important cities of मांडू, उज्जैन, धार, चंदेरी एंड मालवा। और ये सेम प्रक्रिया हर जगह जौहर हो रही, हर जगह राजपूत रूलर को हराया जा रहा है। जितने भी इंडिया के इंडियन भाई बॉर्न रूलर थे उन सबको कुछ इसी प्रकार से हराई जाती है। तो यहाँ पे हम देखा गुजरात को कॉन्क्वेयर करा, राजस्थान को कॉन्क्वेयर करा, और इसके बाद 1305 तक इसके जो अलाउद्दीन है वो मास्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया बन गया था। यानी कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी आसपास के रूलर्स बचे थे, किंगडम्स बचे थे, उन सबको ये क्रश कर देते हैं। द कंक्वेस्ट ऑफ मालवा हैड फर्दर ओपन्ड द डोर टू द साउथ। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही इसने साउथ इंडिया में जाकर के मालवा को कॉन्क्वेयर करता है, उसके बाद इसके लिए खिड़की दरवाजे सब खुल जाते हैं साउथ इंडिया के लिए। अब ये साउथ इंडिया में चढ़ाई करने का प्रयास करता है कि चूंकि नॉर्थ को अपने कब्जे में ले लिया है, अब साउथ इंडिया बचा है। अब साउथ इंडिया में ये मालवा को जीतने के बाद एक तरह से जो एंट्री मिल जाती है, और साउथ इंडिया को ये कैसे जीता है बच्चों, इसके बारे में देखो क्या लिखा है। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट तुर्किश रूलर टू सेंड एन एक्सपेडिशन टू द डेक्कन। यानी कि ये जो है तुर्किश इंडिया में, तुर्किश लोगों में ये फर्स्ट कह सकते हो अभी तक, जो स्लेव डायनेस्टी के बाद, इसलिए ये सेकेंड रूलर्स तो है ही ना, तो अभी तो इसका ग्रोथ ही आ रहा है। तो ये फर्स्ट लिखने वाली कौन सी बात है, बट ठीक है फर्स्ट लिखा हुआ है, आप याद करनी। ये डेक्कन रीजन को बेसिकली जीतता है। डेक्कन रीजन में अपनी एक्सपेडिशन भेजता है, कि लोगों को भेजता है, जाओ जी उस इलाके को जीत के लेके आ जाओ। द रग्ड टेरेन एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिल्ली एंड डिस्कवर्ड discouraged rulers ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड द विंध्याचल। देखो इसके पहले क्या होता था कि चूंकि जो टेरेन है ना, जमीन की बनावट नॉर्थ से साउथ के में जब जाती हो तो ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली से आप कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश के आसपास में आती हो तो डिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, वहाँ के जो पहाड़ वगैरह हैं और रास्ते अच्छे नहीं हैं, जंगल से हैं, तो जो टेरेन है ना, जमीन की जो बनावट है, इस वजह से जो इसके पहले के रूलर्स थे वो साउथ इंडिया में नज़र नहीं लगा रहे थे। बट यहाँ पे जो अलाउद्दीन नॉर्थ को जीतने के बाद ही क्या करता है, साउथ को भी जीतने का प्रयास करता है, और फिर से इसने उसी को चुना, वही 1000 दिनार में खरीदा गया इसका जो स्लेव था मलिक कफूर, हु डिफीटेड द रूलर्स ऑफ देवगिरी। अब ये साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी, तो महाराष्ट्र देखने में आता है देवगिरी, है ना, द्वार समुद्र, इन सभी साउथ इंडियन के स्टेट्स को, साउथ स्टेट्स के रीजन्स को बेसिकली जीतता है। ही ऑल्सो प्लंडर्ड मदुरई इन फार साउथ। सबसे साउथ में जो कर्नाटका में, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है मदुरई। मदुरई इंडिया की एक हॉलीस्ट या कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट टेम्पल साइट है। वहाँ पे जाके मीनाक्षी टेम्पल के आसपास के रीजन को नुकसान पहुँचाता है, मदुरई को नुकसान पहुँचाता है। इन सब में एक ही मकसद इसकी इंडिया के कैप्चर्स करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को जीतना है, और उन सभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करनी, मारकाट करनी, और सबको ट्रांसलेट कर देना, बेसिकली उसके रिलीजन को ट्रांसफॉर्म करनी है। Alauddin thus became the first Turkish ruler to extend his influence south of the विंध्याचल। यानी कि कह रहे हैं जो अलाउद्दीन है पहला रूलर बनता है जो क्या कहता है अपने रीजन्स को, अपने किंगडम को साउथ तक एक्सपेंड कर देता है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेक्कन पैलेस, यानी कि जो साउथ इंडिया को रूल करने के लिए बेसिकली ये क्या क्या किंगडम लगाता है और किस प्रकार से साउथ इंडिया को रूल करता है। उसके पहले यहाँ पे भाई डू यू नो करके कुछ है, तो चलो इसको देख लेते हैं। छोटे से बॉक्स में क्या है लिखा है, देयर इज ए फेमस लेजेंड अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी, एक छोटी सी स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी दी हुई है यहाँ पे, वो देख पा रहे हो। क्या लिखा है पद्मिनी के बारे में, द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो कि मेवाड़ का राजा होता है, उसकी पत्नी पद्मिनी होती है, और इस मेवाड़ का कैपिटल बच्चों चित्तौड़ होता है, जो कि हमने अभी राजस्थान वाले केस में देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी क्या है कि जो रानी होती है ना, रानी पद्मिनी, वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी उसकी बुरी नजर लगे। इट इज सेड दैट अलाउद्दीन खिलजी सॉ ए ग्लिम्प्स ऑफ द क्वीन इन ए मिरर एंड वाज मिसमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। इसकी ब्यूटी को देखकर के वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया है, एंड सेज दैट ही इज पैशनेट डिजायर टू परचेज द ब्यूटीफुल क्वीन। अब इसकी जो इसके मन में ना
लालसा जगती है उस क्वीन को पाने की, जो कि राणा रतन सिंह की वाइफ होती है। तो ये जो पैशनेट डिज़ायर उसके मन में आता है उस ब्यूटीफुल क्वीन को कैप्चर करने की, उसे अपनी क्वीन बनाने की, पद्मिनी ड्रोव हिम टू इन्वेड चित्तौड़। तो ये पद्मिनी होती है जिसकी वजह से वो अलाउद्दीन खिलजी को अपनी तरफ खींचता है और 1303 में ये चित्तौड़ को इन्वेड करता है। हावेवर द क्वीन प्रेफर्ड डेथ एंड कमिटेड जौहर। लेकिन जो क्वीन है, इस क्वीन की वजह से युद्ध होता है और क्वीन उसके पाले में नहीं पड़ती है, बल्कि क्वीन क्या करती है, अपने आप को जौहर करती है, अपने साथ कई सारे दासियों को, अपने साथ राजस्थान मेवाड़ की कई सारी महिलाओं को लेती है और साथ में मिलके जौहर परफॉर्म करती है विथ अदर वुमेन ऑफ द पैलेस। उस महल में जितनी सारी औरतें थी, चूँकि जीतने के बाद ना ये जितने सारे रूलर्स हैं, जितने सारी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, वो सब इतने ज़्यादा क्रूर हुआ करते थे कि जब किंगडम को जीत ली जाती थी तो जीतने के बाद शहर के अंदर जाना है और राजमहल में जितनी सारी लड़कियां होती थी, जितने सारे कह सकते हो ना औरतें होती थी, उन सब के साथ बदसलूकी करी जाती थी। सबको उठा के अपने साथ ले जाना है, उसके साथ रहना है, जब तक मन ना भरे तब तक उन सबको छेड़ना है, परेशान करना है। तो इन सब आदतों की वजह से तो कुछ किताबों में ना थोड़ी ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसको हाइड करने का प्रयास करा जाता है ताकि उसके किंग के प्रति तो उस जो इन्वेडर है उसके प्रति लोगों के मन में ना नेगेटिव इमेज ना बने, और इस वजह से यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। जो मुझे लगा कि छोटी सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको दी जानी चाहिए ताकि आपको जो रियल हिस्ट्री इंडिया की वो पता चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो डेक्कन पॉलिसी है। डेक्कन पॉलिसी में क्या होती है, जो अलाउद्दीन है डिड नॉट एनेक्स द डेक्कन। क्या कह रहा है कि जो अलाउद्दीन है वो साउथ इंडिया के रूलर्स को तो हराया, पर उसे अनेक्स करके अपने में मिलाता नहीं है। मिलाना दैट मीन्स वहाँ पे वो खुद जा कर के रूल नहीं करता है, बल्कि ही वॉज फॉर साइटेड। वो क्या फार साइटेड, दूर दृष्टि, दूर तक सोचने वाला, भविष्य को सोच करके चलने वाला शासक रहता है। और इसीलिए उसे लगा कि इतना दूर से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। साउथ इंडिया को रूल करनी दिल्ली से, इसके बीच में करीब करीब 1500 से लेकर के 1500 से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा दिल्ली से। इसीलिए इसने क्या करा, उस सारे अंपायर्स को अपने रखने के लिए राजा जो कि वहाँ के हुआ करते थे उन्हें वो किंगडम को वापस कर दिया। मोreover his main objective was to acquire as much as wealth as possible from the south to pay for maintenance of his huge army। यानी अपने आर्मी को अपने खर्चे निकालने के लिए जो पैसे चाहिए था वो सिर्फ साउथ इंडिया से लेता है, और जो किंगडम है वो रूल करने के लिए वहीं के जो रूलर्स होते हैं उसको वापस छोड़ देता है। और वो साल में प्रत्येक साल एक फिक्स डेट को कह सकते हैं, ऐसे जो ट्रिब्यूटरीज है उसकी वो बात रखता है, आस्क करता है। द रूलर्स ऑफ द डेक्कन वर फोर्स्ड टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ द सुल्तान एंड पे अ हैवी एनुअल ट्रिब्यूट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रत्येक साल जो है आपको साल में एक बार करीब पूरे साल मिला के 8-10 लाख 20 लाख जो भी पैसे बनते हैं जो टैक्स के रूप में, वो आपको क्या करनी है, राजा को भेजनी, सुल्तान को भेजना है। बाकी आप अपनी कंट्री में, आप अपने साइड में जिस प्रकार से रूल कर रहे हो तो वही करते रहो। तो ये था इसका डेक्कन पॉलिसी। इससे भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनती है, तो याद करनी यहाँ पे डेक्कन पॉलिसी में क्या होता है कि जो सुल्तान है वो डेक्कन एरियाज़ को, साउथ एरियाज़ को अपने कब्जे में नहीं लेता, वहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं करता है, बल्कि जो रूलर्स वहाँ के होते हैं उन्हीं के द्वारा उसको रूल करी जाती है। बस ये क्या करता है, एनुअल ट्रिब्यूट, उनसे बहुत ही हैवी एनुअल ट्रिब्यूट जो है उसे डिमांड करता है। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग मंगोल इन्वेजन के बारे में। जिस प्रकार से ये तुर्किश लोग होते हैं वो इंडिया में आकर रूल करते हैं, अपने कैप्चर कर लेता है इंडिया को, ठीक इसी प्रकार से मंगोल लोग जो है उस सेंट्रल एशिया के बेसिकली लोग होते हैं, वो भी इंडिया पे बेसिकली अटैक करते हैं, कई टाइम्स अटैक करते हैं। और जब वो भी चाहते हैं कि यहाँ से दिल्ली सल्तनत के लोगों को हटाया जाए, और चूंकि इंडिया उस वक्त इतना पॉपुलर ही था, इतना ज़्यादा वेल्दी था ये ना, कि हर एक लोगों की नज़र इंडिया में थी। अब देखें यहाँ पे कि ये दोनों जो बाहरी लोग हैं वो आपस में कैसे लड़ते हैं। एक तरफ तुर्किश पीपल है जहाँ से आप हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा है, एक मंगोल लोग हैं, और ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। भिड़ने के बाद देते हैं क्या, मंगोल लोग जीतता है। द मंगोल्स अटैक इंडिया 5 टाइम्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ अलाउद्दीन रीजन। अलाउद्दीन के टाइम पीरियड के समय में इंडिया में 5 टाइम्स बार अटैक करता है, बट दीज अटैक्स वर सक्सेसफुली रिपल्स्ड। ये जो अटैक्स है बहुत ही सफलता के साथ कुचल दी जाती है। अलाउद्दीन टुक सेवरल स्टेप्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम द मंगोल्स। ये क्या करता है, इस लूटे हुए राज्य को बचाने के लिए, अपनी पूरी जो लूट खसोट करके अपने किंगडम बनाई है उसे बचाने के लिए, मंगोल से लड़ने के लिए कई सारे स्टेप्स लेते हैं। वो क्या करता है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स लेते हैं, जिनमें से पहला है कि उसने कई सारे फोर्ट्स बनाए
जो फोर्ट्स पुराने थे उनको रिपेयर करा, और मंगोल्स जिस वे से, जिस रास्ते से बेसिकली वो अटैक करने के लिए आते हैं, उन वो स्ट्रॉन्ग बनाने का और जितने भी फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, यानी कि जो मंगोल्स के रास्ते में आते, जहां से मंगोल्स लोग के अटैक करने के चांसेस अधिक थे, उन सभी पे इसने बेस्ट जनरल्स को भेजा। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड, उसकी जितनी आर्मी है उसको रीऑर्गेनाइज करी जाती है और उसे मजबूत बनाने का प्रयास करा जाता है। मंगोल्स लीडर्स वर कैप्चर्ड एंड ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय एलिफेंट्स। मंगोल्स लोग दोबारा हत्या ना करे, अटैक ना करे, इसलिए जो मंगोल्स रूलर पकड़ा जाता था इस वॉर में, उन्हें पागल हाथियों के सामने से छोड़ दी जाती थी, ताकि हाथी उसे कुचले, चपेटे, उसकी अंदर की जो अंतड़ी फतड़ी है ना, सबको निकाल। द मंगोल्स हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड हैड सेटल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग जलालुद्दीन्स रीजन वर मर्सिलेसली मैसक्रेड। अब देखो, इसके अलाउद्दीन खिलजी के जस्ट पहले जलालुद्दीन के टाइम पीरियड में जो मंगोल्स लोग ने इस्लाम को एक्सेप्ट करा था, इस्लाम की तारीफ करी थी और दिल्ली में सेटल हो गया था, तो इन्हें क्या लगता है, अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि जो मंगोल्स हैं वो जासूसी कर सकता है। जो मंगोल्स इंडिया में अभी अटैक करने के लिए आ रहा है, वो मंगोल्स को इंडिया के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन के खिलजी के बारे में कुछ जासूसी कर सकता है, इसलिए बहुत ही मर्सीलेसली, बिना दया भाव के उन सब के साथ मैसेकर करी जाती है। यानी कि जहाँ पे बेसिकली ये लोग रहते हैं, जाता है बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, किसी को नहीं देखना है, बस काटना है तो काटना है, सबको काट डालनी है। बिल्कुल जैसे हम लोग साग पात काटते हैं ना, जंगल के पेड़ पौधे काटते हैं ना, वैसे ये लोग व्यक्तियों, इंसानों को काटा करता है। अब आती है मेजर्स अगेंस्ट नोबल्स। अब देखनी है कि जो यहाँ पे रिलीजियस पर्सन हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग पद पे बैठे हुए दिल्ली सल्तनत में लोग थे, जो नोबल्स थे, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अलाउद्दीन हैड फेस्ड अ सीरीज ऑफ रेबेलियंस बाय हिज नोबल्स एंड रिलेशंस। यहाँ पे जो अलाउद्दीन है, उन्हें अपने नोबल्स के थ्रू काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। हर बार इसकी ऐसी हरकतें थी कि जो नोबल्स लोग हैं उनका इनके साथ हमेशा भिड़ंत होते रहता है। ही अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू ब्रिंग देम अंडर हिज कंट्रोल। ये क्या करता है, कई सारे स्टेप्स लेता है ताकि इन सारे नोबल्स को अपने कंट्रोल में रखा जाए। इन नोबल्स को क्या करा गया था, कितने ज़्यादा टॉर्चर करी जाती नोबल्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये चीज़ जान के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। द नोबल्स वर नॉट अलाउड टू इंटरमैरी विदाउट हिज परमिशन। ये जो नोबल्स लोग हैं, इतने कंट्रोल में से रखनी है कि किसी भी नोबल्स को किसी दूसरे नोबल्स के लोगों के साथ शादी ब्याह करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि लगता था कि जो नोबल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी जो पावर है और बढ़ेगी, और कल रख कर ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए चैलेंज बन सकता है। नो पार्टीज कुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नोबल्स विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ सुल्तान। सुल्तान के बिना परमिशन किसी प्रकार की पार्टीज नहीं बनाई सकती, ना ही किसी प्रकार की ग्रुप्स बनाई जा सकती है। थस द नोबल्स वर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ interacting with each other and conspiring against him। लोग आपस में आएंगे ही नहीं, जब नोबल्स लोग आपस में आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, तो कोई कैसे कॉन्स्पायरेसी कर सकता है और कैसे अलाउद्दीन खिलजी को हटा सकता है। इसलिए सभी नोबल्स को इसने इस प्रकार से कंट्रोल करा। इसके अलावा एन एलेबरेट एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, एक बहुत ही खतरनाक नेक्स्ट लेवल का जो स्पाई सिस्टम है उसे इसने ऑर्गेनाइज करा। सभी नोबल्स पे ध्यान रखा जाता था कि इनके समय में, देखो अलाउद्दीन खिलजी को खतरा कैसे हो सकता है, जितने सारे राजघराने के लोग थे, जो इनके जो चाचा जी थे, जो कि पहले राजा थे, उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई, उनके एक भी सन नहीं बचे हैं, उनके ग्रैंड सन नहीं बचे हैं, उनके रिलेटिव्स के लोगों को मार दी गई है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को खतरा किसे था, तो वो था नोबल से। अभी नोबल लोग कौन था, मैंने आपको पहले बताया, नोबल्स इसकी सोसाइटी में, इसके किंगडम में अमीर लोग हुआ करते थे, जो रिलीजियस लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हुआ करते थे, उनसे इनको खतरा था, और इसलिए उन सभी को कुछ इस प्रकार से रेगुलेट करा गया। द नोबल्स कुड नॉट मूव अबाउट फ्रीली, वो कभी भी इधर से उधर घूम नहीं सकता फ्रीली। एवरीथिंग दे डिड नॉट इन पब्लिक प्लेसेस एज वेल एज इन देयर होम्स वाज प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू सुल्तान। ये जो कुछ भी सोसाइटी में करता है, पब्लिक में करता है, अपने घर में करता है, इतना जासूस इस प्रकार से इसने लगा के रखी स्पाई को कि हर एक चीज़ें सुल्तान तक पहुंच रही थी। ऑल फ्यूडल लैंड ग्रांट्स वर कन्फिस्केटेड, fresh grants were made but the new landholders were no longer the owners of the land। बेसिकली जो नोबल्स लोग हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ, जो ऑफिसर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग थे, उनके पास जो ज़मीनें थी, उन सब को इसने रीऑर्गेनाइज करा, रीस्ट्रक्चर करा। दे वर ओनली इंटाइटल्ड टू ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विच वाज फिक्स्ड बाय द सुल्तान। पहले के समय में क्या था कि उन्हें ज़मीन दी जाती थी और उसी के आधार पर वो टैक्सेस लेता है और अपना योगदान देता है किंग के लिए। लेकिन इसने क्या करा, उन सबको रेवेन्यू से कलेक्ट करने का जिम्मा दिया, किसी चीज़ के मालिक बनने का जो है वो ऑफर
नहीं दी जाती है। दे कुड नॉट लेवी एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स। और ये क्या कहता है, किसानों पे जो सुल्तान एक बार टैक्स को उसने फिक्स कर दिया, वही टैक्स को लेनी है। इनके हाथों में जो नोबल्स थे, उनके हाथों में जो टैक्स कलेक्ट करने की, बड़े बड़े इलाकों पे रूल करना है, वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करना है, उसके बाद किंग के पास भेजनी है। तो ये जो पावर उनके हाथों में थी ना, छीन ली जाती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी, एक नौकर बना के रखा जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। और इसके बाद बच्चों हम लोग रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रेवेन्यू की रिफॉर्म करी जाती है, मार्केट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जाकर के हमारा जो आर्ट एंड लर्निंग है वो टॉपिक बचेगी। फिर जाके हमारा जो गयासुद्दीन तुगलक है, मतलब जो तुगलक डायनेस्टी बच्चों वो स्टार्ट हो जाएगा। तो तुगलक डायनेस्टी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, नहीं तो चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट टॉपिक को बेसिकली कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी मीन्स क्या हुआ। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू ले द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। देखो अभी तक जो परमानेंट आर्मी होती है ना, परमानेंट आर्मी, उसको सैलरी देनी है और उसे हमेशा के लिए, जब तक वो बेसिकली जो आर्मी है, आर्मी जो पर्सन है, उनकी एज नहीं हो जाती है, जब तक वो युद्ध में शहीद नहीं हो जाता है, तब तक उसे रखने। तो परमानेंट आर्मी के बारे में ये विचार करता है। इसके पहले जो आर्मी था वो परमानेंट नहीं हुआ करता। तो जो आर्मी है वो नोबल्स से थोड़ी सी ली जाती थी। डिफरेंट एरियाज़ में बेसिकली जो नोबल्स थे, जो रूल करते थे, उनके पास भी कुछ सेना रखने का अधिकार था, तो उनसे सेना की मदद ये लोग लिया करता था। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन का टाइम आता है तो ये अपना आर्मी को फिक्स कर देता है, परमानेंट आर्मी बनाता है। और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आर्मी के बारे में, क्या है, द साइज ऑफ स्टैंडिंग आर्मी वाज ग्रेटली इनलार्ज्ड। ये जो साइज है आर्मी का वो बहुत बड़ी थी, लाखों में, हजारों में इसकी संख्या थी। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्मी को कैसे स्ट्रेंथन करा, तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, किसने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा एक अलग सिस्टम, जहाँ पे जो हॉर्सेस हुआ करते, जो सरकारी हॉर्सेस है, जो सेना में काम करता है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में शामिल है, उन पे एक मोहर लगाई जाती है ताकि घोड़े को पहचाना जा सके कि बेस्ट क्वालिटी का घोड़ा कौन है, और युद्ध में जाने तो इन्हीं घोड़े को लेके जानी है। इसके अलावा मेंटेनिंग अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स। जो सोल्जर्स थे इनकी सेना में, जिनको ये परमानेंट सोल्जर कहता है, उनको सैलरी पे करता है, उन सारे सोल्जर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो पहचान क्या है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे हर एक आर्मी पर्सनल की एक आईडी कार्ड टाइप से उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्टिव बनाई जाती थी, जिसे हम लोग चेहरा कहते थे। दो सिस्टम देख पा रहे हो, तो पहला सिस्टम यहाँ पे दाग है। दाग सिस्टम में बच्चों क्या था, दाग सिस्टम में जो घोड़े थे, साम्राज्य की, किंगडम के जो घोड़े थे, उन घोड़े पे दाग सिस्टम, और जो सोल्जर्स थे उनके लिए चेहरा सिस्टम बनाई जाती है। स्पाइस और कैप इन एवरी यूनिट ऑफ आर्मी। हर एक आर्मी की जो यूनिट थी उसमें स्पाइस को डाला जाता था सुल्तान के द्वारा, ताकि जो आर्मी है कर रख करके वो कहीं बगावत ना कर दे और वो सरकार के खिलाफ और सुल्तान के खिलाफ ना जाए, इसलिए इसमें भी इसने स्पाई डाल रखा है। नोबल्स वर नॉट अलाउड टू मेंटेन आर्मी। जो नोबल्स थे अब उनको आर्मी रखने का अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गयासुद्दीन और उसके पहले के समय में जो नोबल्स थे, कुछ आर्मी को रखने का काम उनका होता था, ताकि जब युद्ध पे जानी है तो नोबल से आर्मी को मंगवा के लेके जाया जाता था। लेकिन अब सुल्तान क्या करता है, आर्मी वो अपना पर्सनल रखता है। पर्सनल मीन्स नोबल्स के पास रखने का अधिकार नहीं है, अब डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में आर्मी होगी और वो परमानेंट होगी। उनको फिक्स्ड सैलरी दी जाती है। द सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड एंड फिक्स्ड। अब जो सैलरीज हैं सोल्जर्स की, वो चूंकि वो परमानेंट हो गया, पहले टेम्पररी था कि जब जब युद्ध पे जानी है तभी लोगों को लेके जाना है, जो जो जाएगा उनको पैसे मिलता था। लेकिन अब क्या है, इसने फिक्स्ड परमानेंट आर्मी रख लिया, तो उन्हें एक जो फिक्स्ड सैलरी है वो पे करी जाती है। अच्छा, तो ये था इसका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, जहाँ पे आपने देखा कि जो आर्मी है वो काफ़ी बड़ा बेसिकली वो काफ़ी इनलार्ज कर दी जाती है। आर्मी के लिए दो सिस्टम लाई जाती है, जो कि दाग और चेहरा के नाम से कहलाता है। यहाँ पे जो आर्मी है उसके पीछे भी इस पर स्पाइस लगा दिया है। जो नोबल्स है उनके पास आर्मी को मेंटेन करने की जो परमिशन है वो नहीं होती है, और सभी आर्मीज को फिक्स्ड सैलरीज देना स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा है, दैट इज रेवेन्यू रिफॉर्म। रेवेन्यू रिफॉर्म क्या है, देखो, रेवेन्यू रिफॉर्म मतलब हुआ कि वो आखिर सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं, तो सरकार है पैसे कहाँ से लाएंगी, तो लोगों से वो टैक्सेस के रूप में पैसे लेती है। तो ये कलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो कैसा है, तो लिखा है टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए ह्यूज आर्मी। इस ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए अमाउंट में मनी चाहिए था। और जो अलाउद्दीन है वो इंट्रोड्यूस करता है रेवेन्यू सिस्टम, ताकि हमेशा सरकार के पास पैसे आते रहें और जो आर्मी है वो मेंटेन होते रहे, उनको पैसे मिलते रहे, और जब भी जहाँ पे युद्ध करने हो
वहाँ पे जानी है और हमेशा अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को चारों साइड से सिक्योर रखना है ताकि कोई दूसरा देश, अगल बगल के जो राज्य हैं वो दोबारा अटैक ना कर सके। द लैंड वॉज मेजर्ड, ये क्या करा, सभी जमीनों को मेजर करा। मेजर करने के बाद द शेयर ऑफ द स्टेट वॉज फिक्स, जो जमीनें हैं जिनके पास, अब उन जमीन की रखवाली के बदले सरकार को बेसिकली कितने पैसे मिलने हैं, द लैंड वॉज मेजर्ड, तो उनकी लैंड को मेजर करी जाती है ताकि जो सरकार हैं, जो लोग हैं, उनको कितनी हिस्सा देनी है। जो टैक्सेस बेसिकली शॉर्ट में समझ नहीं है कि लोगों को लैंड के अकॉर्डिंग टैक्स फिक्स कर जाती है। जिस किसान के पास, जिस नोबल्स के पास, जिस व्यक्ति के पास जितना ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग सरकार को, यानी कि सुल्तान को टैक्स पे करनी है। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, अब जो रेवेन्यू वो कलेक्ट कौन करेगा, तो इसके लिए एक प्रॉपर डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाई जाती है, अलग ऑफिसर बनाई जाती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को कलेक्ट करना था। नेक्स्ट हमारा है जो सुल्तान है, उसने क्या करा, इंक्रीज द टैक्स फ्रॉम 1/3 टू हाफ ऑफ द हार्वेस्ट। देखो इसने टैक्सेस को और इंक्रीज करा। पहले क्या था, सुल्तान टैक्स कितना चार्ज करता है, टैक्स चार्ज करता है भाई जितना ज़्यादा आपने हार्वेस्ट करा, जो आपकी उपज है, जितना आप फसल उगाते हो, उस उगे हुए बेसिकली आपके द्वारा जितनी फसल उगाई गई है उस फसल 1/3 लिया जाता था। यानी कि आपने 100 किलो फसल उगाया, आपकी जो खेती है वो 100 किलोग्राम से होगी, तो 33 किलोग्राम जो वो पहले देना होता था। लेकिन इसने क्या करा, हाफ ऑफ द हार्वेस्ट कर दिया, यानी कि 100 केजी में से यदि फसल आप मेहनत करके किसान उगाता है तो 50 केजी जो रेवेन्यू है, यानी 50% हिस्सा सरकार को देना है। इसको ऐसे समझो कि मान लो आप कोई दुकान चलाते हो, दुकान चला के प्रत्येक दिन 100 रुपये और महीने के 3000 रुपीज़ के आसपास अर्न करते हो, ठीक है। तो इस 3000 रुपीज़ जो आपके द्वारा अर्न करी जाती है उसका 50% यानी कि 1500 रुपीज़ सरकार एज अ टैक्स ले लेती है। तो आपकी द्वारा करी गई मेहनत का 50% कोई ले जाए तो आपके पास क्या बचेगा। तो ये चीज़ करा इसने, टैक्सेस बढ़ाया। इट वाज टू बी पेड इन कैश, और ये सभी जो चीज़ें हैं वो सरकार को कैश में पे करनी पड़ती थी। तो ये था हमारा रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बाद बच्चों हमारा है मार्केट पॉलिसी, यानी कि बाजार को इसने कैसे कंट्रोल किया, चीज़ें कैसे होती हैं, व्यापार कैसे होता है, ट्रेड्स कैसे होती है। तो इसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हो, टू कॉम्पनसेट for the reduced salaries of the soldiers and the heavy taxes imposed on the peasants, price control was introduced। देखो ये जो लोग हैं, अभी क्या करा इसने, लोगों की सैलरी को रिड्यूस करा है सोल्जर्स, साथ ही साथ टैक्सेस को इम्पोज करा है पीजेंट्स पे, किसानों पे। तो इसीलिए इसने प्राइस कंट्रोल करना आवश्यक था, ताकि कोई मनमानी ना करे और मनमानी करके लोगों के साथ धोखा ना हो, लोगों को ठगा ना जाए। इसलिए इसने कंट्रोल जो है मार्केट पे भी लाया। मार्केट में इसने क्या कर बच्चों, तो यहाँ पे देख पा रहे हो अलाउद्दीन है, उसने एक 3 मार्केट दिल्ली में बेसिकली स्टैब्लिश करा, क्योंकि जितनी इसकी जो सेना है, जिसकी सैलरी को इसने अभी रिड्यूस करा है, वो सेना दिल्ली में रहती है। तो सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी, लेकिन इसने क्या करा, सैलरी रिड्यूस करा। तो क्योंकि इसने सैलरी रिड्यूस करा तो कम सैलरी में जो सैनिक हैं, उनकी जो आर्मी है, उनकी खर्चे चले, इसलिए दिल्ली के अराउंड में 3 मार्केट सेटअप करी गई। पहला था 1/4 फूड ग्रेन्स, पहली मार्केट फूड ग्रेन्स की थी। सेकेंड मार्केट क्लोथ और एक्सपेंसिव चीज़ों की थी, जैसे कि शुगर है, ड्राई फ्रूट्स है। और जो थर्ड मार्केट बच्चों था वो था हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल की। वंस अगेन बच्चों मैं दोबारा ये करवाना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने लोगों की, खास करके जो उनकी आर्मी होती है, उनकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, चूँकि उसकी सैलरी रिड्यूस कर दी गई तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये 3 मार्केट सेटअप करता है। फर्स्ट मार्केट वाज फॉर फूड एंड ग्रेन्स, सेकेंड मार्केट वाज फॉर क्लोथ एंड एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स, एंड थर्ड जो मार्केट था बच्चों वो किसके लिए है, तो थर्ड मार्केट वाज फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स, जानवरों के लिए, स्लेव्स के लिए, और जो घोड़े हैं उनके लिए हुआ करता था। और इस प्रकार से इसने क्या करा, मार्केट कंट्रोल करा। हर एक मार्केट में जो चीज़ें हैं वो नियम के अनुसार हो रही कि नहीं हो रही है, तो इसके लिए इसने एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करा है, और जो ऑफिसर्स है बच्चों उसका नाम था शाहना, ठीक है, SHAHNA, शाहना। तो ये बेसिकली ऑफिसर्स को कहा जाता है जो क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है, मार्केट एज पर द सुल्तान चल रहा है कि नहीं, नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज वर फिक्स्ड एंड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स वर केप्ट वेरी लो। देखो क्या कह रहा है, जो प्राइसेस हैं वो सब जो फिक्स्ड की जाती है, सभी प्रकार की जो कमोडिटीज हैं, जो अलग अलग वस्तुएं हैं जो मार्केट में सेल हो रही है, उन सब की प्राइसेस को फिक्स करा गया। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि चावल हो गया, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उन सभी की जो प्राइसेस उसे घटा दी गई। मार्केट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप अ
स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द प्राइसेस। देखो अब क्या करें, जो मार्केट ऑफिसर्स है उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी गई है। मार्केट में जो भी चीज़ों की प्राइसेस फिक्स करी गई है, उनकी प्राइस में जरा सा भी बढ़ोतरी हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से कस्टमर को ठगने का यदि प्रयास करा जा रहा है, यदि किसी कस्टमर को वजन कम दी जाती है, तो जो आपका ट्रेडर्स होता था उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। एनीवन कॉट होर्डिंग गुड्स और चीटिंग कस्टमर, यदि कोई पकड़ा जाता है जो कस्टमर को नुकसान पहुंचा रहा है, जो सामान कम बेच रहा है, चीट कर रहा है किसी प्रकार से, या वो प्राइस ज़्यादा बढ़ा के ले रहा है, या फिर जो वेट है वो कम दे रहा है, तो उन्हें पनिश करी जाती है। तो बहुत डेंजरस है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि इफ़ अ मर्चेंट सोल ए कमोडिटी दैट वेट लेस देन इट्स स्टेटेड वेट, यदि किसी कमोडिटी को जितना एक बेसिकली जो फिक्स्ड प्राइस है उस प्राइस, जैसे मान लो कह रहा है यदि कि पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, मान लो पोटैटो 10 रुपीज़, तो यदि वो 10 की जगह पे 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास में आपसे चार्ज करता है, तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। यदि वो आपसे 10 रुपीज़ ही लेता है बट सिर्फ वजन 1 केजी की जगह आपको सिर्फ 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम देता है, ठगने का प्रयास करता है, चीट करता है, तो यहाँ पे इतना हार्ड नियम है ना बच्चों कि जो ट्रेडर्स ये काम करता है, तो जितना वो वजन लोगों से ठगता है, उतना ही वजन के बराबर उसके शरीर से मसल्स को काट के अलग कर दी जाती है। कैन यू इमेजिन गाइस, मेन किस प्रकार की दी जाती है। देखो यहाँ पे यदि कोई चीट करने का प्रयास कर रहा है, तो जितना कम वजन वो आपको देगा, उतना ही वजन के बराबर उस ट्रेडर से उसके मसल्स जो है बॉडी पार्ट्स को काट के निकाल ले जाते थे। इतने स्ट्रिक्ट नियम होने की वजह से जो वो अच्छे से वर्क कर रहा था। स्टेट वेयर हाउसेस, जो सरकार की संपत्ति थी, सरकार के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे, यानी कि जो गोदाम थे, सेट अप एंड स्टॉक्ड विथ फूड ग्रेन्स, उसमें अनाज भर के रखे जाते थे, विच वर रिलीज्ड व्हेनेवर देयर वाज ए फेमाइन और शॉर्टेज, जब कमी पड़ जाती थी मार्केट में चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, मान लो फेमाइन हो गया, बारिश नहीं हुई है, तो इन ग्रेन्स को जो यहाँ पे वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखी जाती है सुल्तान के द्वारा, वो अपने लोगों में या फिर कह सकते हो जो आर्मीज़ है उनमें डोनेट कर दी जाती है, बांट दी जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार का बच्चों सिस्टम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने बना के रखा है। ये इस एम्पायर को देख सकते हो, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान है, ये मंगोल्स लोग हैं, और ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया के देख पा रहे हो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया, यदि इंडिया को 50% भागों में बांटा जाए तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन है। ये जो लाइन्स दिख रही है बच्चों, ये लाइन आपको दिखाया जा रहा है एक्सपीडिशन ऑफ अंडरटेकन बाय मलिक कफूर। जो मलिक कफूर है, जो दिल्ली से जो इसका गुलाम है अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसका स्लेव है, वो कैसे रूल करता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो अलाउद्दीन खिलजी सौराष्ट्र बिहार जीतता है, उसे गुजरात को जीतता है, देवगिरी यही आता है, वारंगल या तमिलनाडु का जो आपका मदुरई है, देख पा रहे हो यहाँ पे मदुरई मिल रहा है, यानी पूरे साउथ इंडिया का बिल्कुल एंड तक का जो हिस्सा है वो मलिक कफूर के द्वारा विन करी जाती है, जीत ली जाती है। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है डैश डैश, ये आपका बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्री उस वक्त के। यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका पाकिस्तान, इधर आपको बलूचिस्तान दिख रही है, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान, और ये आपका मंगोल्स है। ठीक है, तो ये था कुछ रीजन्स उस टाइम का अलाउद्दीन खिलजी का रीजन। अब जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, और मैं जो इस वीडियो को यहाँ तक आपने वॉच कर लिए, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ आपकी भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं, आपको सच में हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको मेरी पढ़ाई की चीज़ें वो आपको अच्छी लग रही है, इसलिए आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच करा है। और चलिए इस लास्ट टॉपिक को भी बच्चों कंप्लीट करते हैं, और आप यहाँ तक वॉच किए ही हो तो वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करो, और बिना लाइक के बच्चों मत जाना, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए लास्ट टॉपिक है आर्ट एंड लर्निंग के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग हैं उनके पास कौन कौन सी कलाकारी है। लिखा है अलाउद्दीन वाज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। हाँ, मार काट करने वाला इंसान है, लोगों को मौत की घाट उतारने वाला इंसान, जिसके हाथ नहीं कांपते हैं बच्चे, बूढ़े, गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं को मारने से। वो आर्ट का बड़ा पैटर्न, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम है इसको आर्ट से, कला से। लिखा है अमीर खुसरो बहुत ही फेमस पर्शियन पोएट है, जो कि इसके कोर्ट में रहता है। अलाउद्दीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के बिल्डिंग्स बनाने में, इसलिए ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख पा रहे हो जो बिल्डिंग्स इसने बनाई है। पहला है द अलाई दरवाज़ा। सारे जो भी मैं मोनूमेंट्स के यहाँ पे नाम लूँगा बच्चों, आपको यहाँ साइड में आप इमेज में भी देख पा रहे हो, ये अलाई दरवाज़ा जो कि इंट्रेंस है कुतुब मीनार का। इंडिया में जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसकी जो अलाई दरवाज़ा है, मेन इंट्रेंस गेट है, वो इसने बनाया है। मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ खिलजी आर्किटेक्चर। तो देखो खिलजी आर्किटेक्चर का ये कैसा था, सबसे बेस्ट, आने की ये जो दरवाज़ा है वो सबसे बेहतरीन है, इसके द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन वाज आल्सो अलाउद्दीन ऑल्सो बिल्ट अ मदरसा
इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो कुतुब मीनार जो कि स्टार्ट हुआ था सेलेब डायनेस्टी के समय में, उसके आसपास में करीब सैकड़ों की संख्या में मंदिर था। उन सभी मंदिरों को तोड़ के फोड़ के साफ कर दिया गया और उनसे जो मलबे बचे ना, ईंट पत्थर वगैरह बचे, उन्हीं से इसने मदरसा बनाया, उसी से इसने मॉस्क और मस्जिद बनाया, उसी से इसने कुतुब मीनार जो है उसको बनाया। द सिरी फोर्ट एंड द पैलेस ऑफ थाउजेंड्स पिलर वर बिल्ट बाय हिम। तो ये आपको बस नाम याद रखने बच्चों। ये जो नाम है एग्जाम से पूछी जाती है, ये जो नाम से हैं उनमें से पहला अलाई दरवाज़ा, मदरसा, सिरी फोर्ट और पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर्स, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अब आप लोग जाते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को जो हिस्ट्री है वो एंड होने वाली। अलाउद्दीन खिलजी 1316 में बिल्कुल एंड में पहुंचते इसकी मौत हो जाती है। हिज डेथ वॉज ए फॉलोड बाई ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल्स। अब जब इसकी डेथ होती है, चूंकि ये इतने सालों से रूल कर रहा है, इसकी दबदबा बना हुआ है, अपने मन के हिसाब से रूल कर रहा है, ये इकलौता शासक है जो इतना पावरफुल और स्ट्रिक्ट है कि किसी को नहीं छोड़ रहा है। इसकी जैसे ही मौत होती है तो जो आसपास के लोग थे, जो अब तक राजा बनना चाहते थे, जो बन नहीं पा रहे थे, उन सब में एक भीषण युद्ध स्ट्रगल होता है। इसके बाद जो सक्सेसर हैं वो काफ़ी अनेबल होते हैं रूल करने में किंगडम को इफेक्टिवली, और इसलिए 1320 में द लास्ट खिलजी रूलर वॉज 1320 में जो लास्ट खिलजी रूलर होते हैं उसकी भी मौत हो जाती है, उसे भी मार के बेसिकली हमेशा के लिए सुला दी जाती है। और इसके बाद बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी, क्योंकि जो लास्ट रूलर है ना, उसके मारने का काम जो है वो ग्यासुद्दीन तुगलक करता है, और ग्यासुद्दीन तुगलक फिर अपना एक अलग डायनेस्टी स्टार्ट करता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुगलक डायनेस्टी कैसे इंडिया में रूल करता है, तुगलक डायनेस्टी और कैसा तो खिलजी डायनेस्टी में क्या डिफरेंस था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन टाटा, बाय बाय।